लेक्स को समझने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है और उसके बाद आपको लेक्स और ज़्यादा अच्छे से समझेगा। सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कंपाइलर का मतलब क्या होता है। कंपाइलर एक कन्वर्टर है जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब होता क्या है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये हाई लेवल लैंग्वेज हमें समझ में आती है और इसीलिए हम इस हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर पाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मशीन को ये हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मशीन को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ही समझ में आती है और इसीलिए ऐसा कोई कन्वर्टर होना चाहिए जो इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाए ताकि मशीन उसको समझ पाए, उसको प्रोसेस कर पाए और फाइनली आपका आउटपुट आपको मिले। और उस कन्वर्टर का नाम है कंपाइलर। ठीक है, अब ये जो कंपाइलर है उसके अंदर होते हैं ये 6 फेजेस। मतलब अगर किसी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है तो उसको इन 6 फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अब इन 6 फेजेस में सबसे पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर करता क्या है, जो भी उसे इनपुट मिलता है लेक्सिकल एनालाइजर उस इनपुट को टोकन्स में कन्वर्ट करता है और आगे भेजता है टू सिंटैक्स एनालाइजर। अब तुम कहोगे कि टोकन्स का मतलब क्या होता है। एक लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और मीनिंगफुल यूनिट्स को टोकन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस वगैरह वगैरह वगैरह, नंबर्स 1 2 3 4 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे टोकन्स होते हैं। तो बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर का काम ये होता है इनपुट को टोकन्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है उसको बनाने के होते हैं 2 तरीके। सबसे पहला तरीका होता है मैन्युअली, इसको हम मैन्युअली बना सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है लेक्स, यानी कि लेक्स की मदद से, जिसको हम लेक्स टूल भी कहते हैं। तो लेक्स टूल की मदद से या लेक्स की मदद से हम इस लेक्सिकल एनालाइजर को बना सकते हैं। और ये जो लेक्स है ये एक ऑटोमेटिक जनरेटर होता है। मतलब इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जो करना पड़ता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अगर एक बार हमने वो चीज़ कर दी उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। एंड देन जो भी इनपुट हम उसके अंदर डालेंगे, हमने जो भी लिखा है उस चीज़ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेंगे या बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हमें टोकन्स जनरेट करके मिलेंगे। ठीक है, अब हम इस लेक्स टूल को या लेक्स को और ज़्यादा गहराई में समझते हैं। अब हम ये समझते हैं कि लेक्स के अंदर होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास होती है एक लेक्स फाइल जो हम खुद बनाते हैं। मतलब इस लेक्स फाइल के अंदर हम कुछ लिखते हैं इन लेक्स लैंग्वेज। और क्या लिखते हैं, जो लेक्सिकल एनालाइजर हमें बनाना है वो लेक्सिकल एनालाइजर कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस लेक्स फाइल के अंदर लिखते हैं इन लेक्स लैंग्वेज। और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती है और ये फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। बस अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास ये लेक्स फाइल होता है जिसको हम बनाते हैं और उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब ये लेक्स फाइल हमारी बन गई जिसका एक्सटेंशन .l है। तो अभी ये जो लेक्स फाइल है वो आगे जाएगी टू लेक्स कंपाइलर। ये जो लेक्स कंपाइलर है वही लेक्स टूल होता है। ठीक है, और ये जो लेक्स कंपाइलर है वो lex.yy.c ये C फाइल जनरेट करेगा। अब ये जो lex.yy.c जो C फाइल है वो वैसी की वैसी ही होगी। मतलब हमेशा lex.yy.c ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, भले अब ये जो lex.l का जो लेक्स है वो चेंज कर सकते हो, लाइक इसके जगह पे तुम कुछ दूसरा नाम रख सकते हो, योर चॉइस, बट ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब ये जो lex.yy.c है वो C कंपाइलर को दिया जाता है और जो C कंपाइलर है वो एज आउटपुट a.out जनरेट करता है। अब ये जो a.out है वो क्या करता है, इस a.out को हम जो भी इनपुट देते हैं ये a.out जो भी हमने लेक्स फाइल में लिखा था उसके अकॉर्डिंग उस इनपुट के टोकन्स जनरेट करके हमें वापस देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो a.out जनरेट हुआ है यही हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो लेक्स है वो एक ऑटोमेटिक जनरेटर है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या है, देखो जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो लेक्स फाइल है ये हम बनाते हैं, इसके अंदर हम चीज़ें लिखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। यही चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। एक बार हमने ये चीज़ कर दी, एक बार हमने लेक्स फाइल बना दी, उसके बाद का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इस चीज़ को ऑटोमेटिक जनरेटर कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो lex.l फाइल है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अंदर हम क्या और कैसे लिखते हैं एक एग्जांपल के साथ।
ठीक है, देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। lex.l ये जो फाइल है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला सेक्शन इज डिक्लेरेशन सेक्शन, सेकंड सेक्शन इज ट्रांसलेशन रूल्स एंड थर्ड सेक्शन इज ऑक्सिलरी फंक्शंस, जिसको हम ऑक्सिलरी रूटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिक्लेरेशन इस सेक्शन के अंदर क्या होता है। ये जो सेक्शन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले पार्ट में जैसे कि हमें पता है कि ये जो lex.l फाइल है ये बाद में सी कंपाइलर के पास जाने वाली है, इसलिए अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो हम चाहते हैं कि डायरेक्टली वैसी की वैसी ही वहाँ तक जाए, तो हम वो सारी की सारी चीज़ें इस पार्ट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है #include stdio.h, तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि वैसे की वैसे वहाँ पे जाए, तो इसलिए हमने ये चीज़ वहाँ पे लिखी है। ओके, दूसरे पार्ट में क्या होता है, सेकेंड पार्ट में होता है डिक्लेरेशंस, मतलब इसमें हमें कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल 0 to 9 अगर इनके बीच में से कुछ आया तो डिजिट्स है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। तो अगर इन फ्यूचर अगर 5 आया तो इसका मतलब वो डिजिट है, राइट। ये कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर करके रखा था। तो ऐसे जो डिक्लेरेशंस होते हैं अलग अलग, वो हम इस पार्ट के अंदर करते हैं। अब सेकंड सेक्शन के ऊपर जंप करते हैं, विच इज ट्रांसलेशन रूल्स। ट्रांसलेशन रूल्स में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अलग अलग रूल्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज पैटर्न 1 आया तो एक्शन 1 करो, अगर पैटर्न 2 आया तो एक्शन 2 करो, काइंड ऑफ दैट स्टफ। तो अगर पैटर्न 1 आता है तो ये वाला एक्शन जो हमने लिखा है एक्शन की जगह पे वो परफॉर्म होगा, अगर पैटर्न 2 आता है तो एक्शन 2 के जगह पे जो हम लिखेंगे वो परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रूल्स होता है वो इस सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं। एंड थर्ड सेक्शन के अंदर आते हैं ऑक्सिलरी रूटीन्स, जिसको हम ऑक्सिलरी फंक्शंस भी कहते हैं। अब ये जो थर्ड सेक्शन है ऑक्सिलरी फंक्शंस वाला, इसके अंदर हम जो भी फंक्शंस इंक्लूड करना चाहते हैं वो फंक्शंस हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के ऊपर जंप करते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, देखो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्रोग्राम लिखना है लेक्स लैंग्वेज में, जिसमें हमें एक नंबर को रिकॉग्नाइज करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहला सेक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट में अगर सपोज हमें कुछ चीज़ें लिखनी है जो हम चाहते हैं वैसे के वैसे वहाँ तक आगे जाए, तो हम वो चीज़ें इस पार्ट में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे #include stdio.h लिख दिया है। और ये हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है % कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पे % पहले और उसके बाद क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। एंड उसके बाद दूसरे सेक्शन में क्या होता है, डिक्लेरेशंस होता है। हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर 0 to 9 के बीच में कुछ भी हो तो इसका मतलब वो डिजिट है। ठीक है, जिससे बाद में कंप्यूटर को पता चले कि अगर लेट्स से 5 आया है तो ये डिजिट है, क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ता है टू सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में क्या होता है, ट्रांसलेशन रूल्स। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन रूल्स मतलब बेसिकली अगर ये पैटर्न आया तो ये एक्शन परफॉर्म करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर सपोज हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि भाई ये नंबर है, तो उसके लिए ऐसे हमें लिखना पड़ता है डिजिट प्लस, ताकि इनके बीच में से अगर कोई भी नंबर आए तो वो ऐसे रिकॉग्नाइज कर ले। और अगर उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये डिजिट है तो वो प्रिंट कर देगा कि ये एक नंबर है। तो इस तरीके से ये किया जाता है। एंड उसके बाद थर्ड सेक्शन विच इज ऑक्सिलरी रूटीन्स या ऑक्सिलरी फंक्शंस, इसके अंदर हम फंक्शंस लिखते हैं। यहाँ पे lex जो फंक्शन हमने लिखा है उसका एक इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस क्या है, lex ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो इनपुट लेता है और जो भी हमने इस सेक्शन में यानी कि बेसिकली ट्रांसलेशन रूल्स के सेक्शन में डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग टोकन्स जनरेट करता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इनपुट में दिया 3, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है कि 0 to 9 के बीच में से कुछ भी आया तो इसका मतलब वो डिजिट है, तो इसका मतलब उसको पता चल गया कि 3 एक डिजिट है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर वो एक डिजिट है तो प्रिंट करो कि नंबर है। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे अब ये किया है इसीलिए वो आगे टोकन जनरेट करेगा जिसके अंदर वो बोलेगा कि 3 इज अ नंबर, काइंड ऑफ दैट स्टफ। तो हमें हमारा टोकन मिल गया ना एज एन आउटपुट जो हमें चाहिए था। जैसे कि स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने बोला था कि टोकन्स मतलब क्या, लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और मीनिंगफुल यूनिट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर्स 1 2 3,
टोकन्स है, राइट। तो अभी यहाँ पे उसने ये टोकन जनरेट करके दे दिया हमें। तो इस तरीके से लेक्स के अंदर काम होता है। और एक चीज़ है जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है, विच इज़ कि ये जो 3 सेक्शंस होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, इन 3 सेक्शंस को अलग अलग यानी कि सेपरेट रखा जाता है थ्रू दिस परसेंटेज साइन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर सेक्शन के बाद ये जो डबल परसेंटेज साइन है वो दी गई है, जिससे हम इन तीनों सेक्शंस को सेपरेट रखते हैं। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है। इन सारी की सारी चीज़ों को एग्जाम में एक प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है, तभी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस भी अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।